P2 की क्लास है, आप रहो। इनका वो कॉम्पिटिशन है आज, ये लोग कुछ बताने वाले हैं ग्रहों की गाथा पे, तो आप भी रुको, सुन लेते हैं, फिर अपन डिस्कस करेंगे बाद में, है ना? ठीक है। हाँ, P2 के स्टूडेंट्स आ गए हैं ना? मुझे एक दो तो दिख रहे हैं। बताइए कौन कौन बोलने वाले हैं। सबको जय गणपति की। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। P1 एंड P2। P1 वालों को, आप लोग को सुनना है कि ये जो अपन प्लैनेट्स की बात कर रहे थे कल, मैं आप लोग को पढ़ा रही थी, उसको ये P2 वाले एक्सप्लेन करने वाले हैं आज। माय गॉडनेस। हाँ जी, तो बताइए सबसे पहले कौन बोलेंगे? किस किसने नाम दिया था कल अपना? एक तो उन्होंने शैलजा चतुर्वेदी जी ने दिया था शायद नाम, है ना? जी मैम, जय गणपति की। जी मैम। आप अगर अपना वीडियो ऑन करें तो बहुत अच्छा है। शैलजा जी अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। हाँ, तो और आपको बोलना है मैम, मेरे ख्याल से किसी ग्रह पे। हाँ हाँ, आपको सब लोग को बोलना है। गुरुजी ने दिए थे ना आपको? आप लोग को गुरुजी ने दिए थे ना, एक एक ग्रह, एक एक को, किसी को, सबको एक एक ग्रह सभी को दिया था। हाँ जी, तो वो सबको बोलना है आज। जो ग्रहों की गाथा गुरुजी ने दिया था, वर्क दिया था, वो आज सबको बोलना है। और आपको ये इस अभी बोलना, P1 वाले इसको सुनेंगे, और अगर उनको कोई क्वेरीज है तो फिर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो शैलजा जी, आप अपना नाम बताइए, अपना जो कल जो आपने इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन P1 वाले अभी आपको नहीं जानते हैं, तो एक बार आप 1 मिनट में बता दें, और किस पे बोल रहे हैं ये जरूर बता दीजिए, फिर आप अपना स्टार्ट करिए। जी मैम। तो मेरा नाम शैलजा चतुर्वेदी है, मैं नोएडा में रहती हूँ, और अभी मैं आकाश ग्वालियर से प्रवीण 2 में मैंने प्रवेश लिया है, वो कर रही हूँ। और आज जो मुझे बोलना था जिस ग्रह पे, वो है चंद्र ग्रह की महिमा। तो एक प्रयास है मैम, मुझे नहीं पता कैसा होगा, बट मैंने कोशिश की है। बहुत अच्छा बोलेंगे आप, ऑल द बेस्ट, अच्छा सब बोलिए, चलिए। थैंक यू। शशि दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशनम सोमम शंभो मुकुट भूषितम। अर्थात समुद्र मंथन में दही, शंख और हिम के रंग के समान प्रकट होने वाले चंद्रदेव, जो भगवान शिव के मस्तक की शोभा बढ़ाने वाले मुकुट रत्न हैं, उन चंद्रदेव को नमस्कार। ये इस श्लोक का अर्थ है। ऋषि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र चंद्रदेव ब्रह्मा जी के अंशावतार है। जिस प्रकार प्राणी के देह उसका जन्म लग्न है, उसी प्रकार चंद्रमा प्राण और मन है। अतः सर्व ग्रहों में चंद्र बल प्रधान है, और जन्म कुंडली का विचार करते समय सर्वप्रथम चंद्रमा का विचार करना चाहिए। अब चंद्र ग्रह का विशेष विवरण। चंद्रमा का वर्ण श्वेत, नेत्र बड़े तथा आकर्षक, केश काले एवं सूक्ष्म तथा आकर्षक स्वरूप है। बुद्धिमान, विवेक व विचारशील, मधुर वचन वाला तथा मित्रों में प्रिय, शुभ ग्रह, शुभ चंद्र का लक्षण है। अर्थात किसी की कुंडली में अगर चंद्रमा शुभ है तो उसके जो शारीरिक फीचर्स हैं या स्वरूप है, उसमें ये परिलक्षित होगा। चंद्र ग्रह कर्क और वृष राशि, सोमवार, द्रेशकांड, होरा कुंडली, रात्रिकाल और काल पुरुष कुंडली में चतुर्थ भाव और दक्षिणायन में बलवान होता है। इसका मतलब है कि चंद्रमा ग्रह की जो कर्क राशि है उसकी स्व राशि है। वृष राशि यानी कि 2 नंबर की राशि में वो मूल त्रिकोण राशि भी है उसकी, और उसमें वो उच्च का भी होता है। और काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव चंद्रमा को मिला हुआ है। दक्षिणायन में वो बलवान है, और रात्रिकाल में चंद्रमा बली होता है। तिथियों के अनुसार इसकी वृद्धि और क्षय होता है, तो तिथियों का निर्धारण भी चंद्रमा के बढ़ने और घटने पे होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बली और अतिशुभ होता है। कृष्ण पक्ष की पंचमी से अमावस्या तक निर्बल और अशुभ, तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक पूर्ण चंद्र, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक क्षीण चंद्र होता है। तिथियों का निर्धारण चंद्र की गति से होता है।
चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक भ्रमण करते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की स्वराशि है। बुध, राहु और केतु को छोड़कर चंद्रमा सभी ग्रहों को अपना मित्र मानते हैं। अर्थात इसका मतलब इन लोगों को छोड़ के बाकी चंद्रमा की किसी से शत्रुता नहीं है। चंद्रमा एक द्विपद एवं स्त्री ग्रह है। इसकी अवस्था तारुण्य एवं प्रौढ़ावस्था है। वर्ण गोरा, सतगुण प्रधान, देवता इनके जल हैं, वर्ण वैश्य है, वन प्रदेश इनका प्रदेश है, स्थान नदी व तालाब, तत्व जल है, धातु रक्त, रस लवण, काल क्षण, दृष्टि इनकी समदृष्टि है अर्थात 7वीं दृष्टि इनको मिली हुई है। समय सायंकाल, दक्षिणायन अयन में और रात्रि बलि है। चंद्रमा का रत्न मोती तथा चंद्रमणि है और चंद्रमा की जो धातु है वो चांदी और कांसा है। अगर हम चंद्रमा के कारक तत्वों की बात करें तो ब्राह्मण, फूल, सुगंध, मन, भावनाएं, माँ, स्त्री, नदी, सुख और चांदी और कासा, दूर देश की यात्रा, छोटी यात्रा, छोटा कद, बाया नेत्र, यश, लावण्य का कारक भी चंद्रमा है। चावल और कपास के कारक चंद्रमा है। मन, शक्ति, हृदय, शुद्ध रक्त, मन की शीघ्र गति, स्त्री संबंधी रोग, कफ जनित रोग, मिर्गी, आलस्य, मानसिक रोग, प्लीहा यानी कि स्प्लीन का बढ़ना। प्लीहा यानी स्प्लीन का बढ़ना, जब प्लीहा यानी स्प्लीन से रिलेटेड कोई इश्यू होता है बॉडी में तो क्या होता है कि WBC जिसका कि एक्चुअल कारक चंद्रमा है, तो वाइट ब्लड सेल्स से संबंधित समस्या होती है। हृदय संबंधी रोग का कारण दोष युक्त चंद्रमा है। तो अगर कुंडली में चंद्रमा दोष युक्त है, उसकी जो है मेलिफिक उसको एस्पेक्ट मिल रहा है या किसी किसी मेलिफिक ग्रह के साथ है, तो ये सारे स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। वस्त्रों में नरम कपड़ा व सिल्क के कपड़े का कारक चंद्रमा है। यदि हम व्यवसाय की बात करें तो रेलवे अधिकारी, औषधि विक्रेता, लोक कर्म विभाग, पेटेंट दवाइयां, वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी, अनाज और किराना की दुकान, सिंचाई विभाग, वाटर वर्क्स, आयात निर्यात, कर विभाग, टकसाल जहां पे सरकारी पैसे बनते हैं, डेयरी, वनस्पति शास्त्र, वैद्यक, विमान और मिडवाइफ, ये सब चंद्रमा से संबंधित है। अब लास्ट में लग्न आत्मा है और चंद्रमा मन, चंद्र बीज है और लग्न पुष्प, अतः कुंडली में चंद्र विचार अति आवश्यक है। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, बहुत अच्छा बोला चंद्रा जी, धन्यवाद। इसके बाद और कौन आ रहे हैं? बुद्ध बहुत अच्छा है मैम, इनका बुद्ध अच्छा है। बुद्ध अच्छा है? अच्छा, हाँ। देखिए Thank you. इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं कि उनको देख के, उनका बुद्ध बोलने अच्छा का है, ढंग के, ये उनकी आप वाणी अच्छी सुन बात- के उन्होंने बोल दिया कि उनका बुद्ध अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, अब और जैसे मेरी कुंडली में बुध केतु के साथ बैठा है तो कुंडली इसीलिए देख के अच्छा लोग बोलते बुध नहीं अच्छा। आधुनिकता को भी दिखाता है, ऑकल्ट साइंस को दिखाता है। केतु बहुत अच्छा है बुद्ध के साथ। जी, थैंक यू। चलिए, अच्छा वेद प्रकाश जी, अब आप बोलिए, आप किस पे ये बोल रहे हैं? मेरे को तो ऐसा टॉपिक दिया है कि जिसको लोग ज्यादा सुनना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ज्यादा तैयारी भी नहीं की। मेरे कौन को सा है? राहु और केतु पे दिया है। अच्छा, आप एक बात बताइए, राहु और केतु को सुनना क्यों नहीं पसंद करेंगे? नहीं, लोग बहुत ज्यादातर बहुत वेद प्रकाश जी, important आज planet के है। मॉडर्न जमाने में राहु केतु सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बस जिसका राहु बली क्या होता है बताइए? वो तो कहते हैं बस राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। बस में, ये देखिए, और राहु जिसका बली है वो राज कर रहा है इस समय। तो आपको तो बहुत अच्छा अब ये सब्जेक्ट मिला है। हाँ जी, नहीं मैडम, ये समझ के जमाना ही राहु का ही है, राहु ही से हम लोग पढ़ते हैं आज ये आज के आपने कहा जमाना राहु का है, बिल्कुल। और राहु केतु उनके सामने है, तो राहु के साथ केतु को चलना ही है ना? तो बहुत अच्छा है सब्जेक्ट। आप बताइए रजनी जी, आपका वीडियो ऑन हो गया, आप क्या बोलने वाली हैं? कुछ बोलने वाली हैं आप? मैम मेरा बुध है, ये बुध, मैं भी हाँ, बुध तो बोल सकती इसके बाद आपका कैमरा ना टेढ़ा हो रहा है, सीधा करिए और इसके बाद आपका नंबर है, आप कर लीजिए, ठीक है? हाँ,
रजनी जी मैंने नाम लिख लिया है, बुध है आपका। हाँ जी, वेद प्रकाश जी आप स्टार्ट करिए राहु केतु। और P1 वाले सब राहु लोग सुनेंगे, और जो अगर कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है तो उसको नोट डाउन करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, जैसे मैं भी नोट कर रही हूँ, है ना। जी। तो आप लोग सब लोग नोट करिए, और अगर कुछ समझ नहीं आता उसको भी नोट करिए। तो उसके अपन बाद में पोस्ट Q&A सेशन रखेंगे, जिसमें आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। दोनों बातें हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है वो पॉइंट भी नोट करिए, जो आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ क्वेरीज है वो भी नोट करिए। हाँ जी, वेद प्रकाश जी अपना कैमरा ऑन जी करके आप बोल सकते हैं। मैडम, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं कि राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई। कि समुद्र मंथन के टाइम अमृत निकला था। अमृत का बंटवारा होना था राक्षसों और देवताओं के बीच में। हम्म, तो सबसे पहले भगवान विष्णु ने देवताओं की तरफ से बांटना शुरू किया। तो उस समय सभी अमृत जो था वो देवताओं को बांट रहे थे। तो इसको एक सौरभान नाम का राक्षस था, वो ताड़ गया। और वो जाकर के चुपचाप देवताओं की पंक्ति में बैठकर उसने अमृत का पान कर लिया। इस क्रिया को चंद्रमा और सूर्य ने देख लिया था। तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि ये देवता नहीं है, ये राक्षस है, हमारी टोली में आके बैठ गया है। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया। तो ये दो भागों में हो, क्योंकि चूंकि अमृत पान कर चुका था इसलिए वो मरा नहीं, वो अमर हो गया था। वो दो भागों में विभक्त हो गया, पहला सिर और दूसरा धड़। तो हमारे पुराणों के हिसाब से जो सिर है वो राहु है, और धड़ जो है वो केतु है, ऐसा मानते हैं। अब वैसे देखें फ्रेंडली कि राहु जो है, राहु सिर है लेकिन उसके पैर नहीं है। सिर का मतलब वो उसको सोचने समझने की शक्ति बहुत ज्यादा है। वो हर चीज को बहुत विस्तार रूप से समझ लेता है। लेकिन चूंकि उसके पैर नहीं है इसलिए वो उसको क्रियान्वित दूसरों के माध्यम से करता है। जो भी जिस ग्रह के साथ बैठा होगा, जिस राशि में बैठा होगा, जिस भी होगा, उनके माध्यम से वो अपने प्रभाव को क्रियान्वित करेगा, क्योंकि उसके सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा है। और वो बहुत अच्छा और करता है। लेकिन बस उसमें क्या है कि ये नहीं है क्षमता कि ये बुरा है कि अच्छा है, उसे केवल अपना परिणाम चाहिए। अब उसे जो करना है वो करेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि ये अच्छा है कि ये बुरा है। डेफिनेटली, मतलब मोटा मोटी वैसे इसका कारकत्व तो मैं अभी बताऊंगा। इसी तरीके से जो केतु जो है वो है धड़। केतु के पैर हैं लेकिन उसका सिर नहीं है। मतलब कदम है, पैर मतलब कदम है लेकिन राहें नहीं है केतु के पास में। तो वो हमेशा अपने चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सोचता रहता है, मतलब खोज करता रहता है, अपनी राहें खोजता रहता है। हमेशा केतु जो है अपने कुछ ना कुछ सोच खोजता रहता है। इसलिए केतु को रिसर्च का कारक माना गया है कि रिसर्च करने में केतु बहुत मददगार होता है। और केतु जो है वो हमारे गुरु बृहस्पति का चेला है, इसलिए वो धार्मिकता से भी वो जुड़ा हुआ है। धार्मिकता से जुड़ा हुआ है, मोक्ष का कारक माना गया है कि वो अपने मोक्ष की तरफ हमेशा रहता है, और दूसरी जो हमारी भौतिक चीजें हैं उनसे वो अलग करता है केतु। केतु एक, वैसे ज्योतिष में तो, वैदिक में तो ये मानते हैं कि केतु जो है वो कैंची के तरीके से हर चीज से अलग करता है। तो केतु एक्चुअल में अलग किया क्या करता है, वो केवल भौतिकता से अलग करके आपको मोक्ष की तरफ ले जाना चाहता है। इसलिए केतु जो है हर चीज से अलग करता है, लेकिन ये धार्मिक होता है क्योंकि गुरु बृहस्पति का ये चेला है। ये हमेशा ज्ञान के लिए भटकता रहता है। केतु जो है वो हमेशा ज्ञान के लिए भटकता रहता है। जैसा कि अभी मैडम कह रही थी कि केतु हमारे बुद्ध के साथ में है, तो बुद्ध ज्ञान का कारक है, और केतु हमेशा उसको प्रवोक करता रहेगा, ज्ञान को बढ़ाता रहेगा। इसकी केतु की जो
इंट्यूशन पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है केतु की इंट्यूशन पावर। और ये सामने वाले को बहुत जल्दी परख लेता है कि सामने वाला जो है कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, क्या है, इसके अंदर किस तरीके की है। और वैसे देखा जाए तो ये डिप्रेशन, मानसिक तनाव, नींद वगैरह ना आना और बहुत ज्यादा सोचना, मतलब ओवर थिंकिंग वगैरह का ये कारक है केतु। अब हम आते हैं आपके राहु के ऊपर। ये केतु का थोड़ा सा पैरों को बताया कि राहु जो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा, मतलब नैऋत्य कोण कहलाता है, इसका स्वामी होता है। कृष्ण वर्ण का होता है, क्रूर ग्रह है, इसको क्रूर ग्रह माना गया है। ये जहां भी रहता है वहां की उन्नति को रोकता है। केतु जो है वहां की उन्नति को रोकता है, लेकिन ये क्या है कि अचानक परिणाम देना, अचानक धन लाभ कराना या अचानक कोई भी काम करना के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है कि भाई अचानक फल देता है, जो भी देता है वो अचानक फल देता है। जैसा कि हमने पहले कहा कि इसमें ये सोचने समझने की नहीं शक्ति होती है कि ये बुरा है कि अच्छा है, उसे परिणाम देना है। जो उसने सोच लिया वो परिणाम वो देगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। और जब भी देता है वो अचानक देता है। राहु की जो दृष्टि मानी गई है वो 5वीं 7वीं और 9वीं मानी गई है, लेकिन इसको शनिवत माना गया है। कहा गया है कि शनिवत राहु कुंजवत केतु, और केतु जो है वो मंगल के तरीके से मानते हैं, उसका जो कारकत्व होते हैं वो मंगल के तरीके से कुछ मिलते जुलते हैं, और राहु के जो है वो शनि से मिलते जुलते हैं। इसको अंधकार इसको अंधकार प्रिय है, ये अंधेरा ज्यादा पसंद करता है, धीमी गति से चलने वाला होता है, और इसके लंबी बीमारी, ये कभी जो बीमारी देता है वो थोड़ी सी लंबी बीमारी देता है। ये भटकाव पसंद देता है, ये भ्रम देता है। हमेशा आदमी क्या आता है, आदमी को, मनुष्य को, जातक को भ्रमित करता रहता है, क्योंकि इसके पैर नहीं होते तो ये खुद खुद नहीं चलता है, लेकिन उसको इतना भ्रमित कर देगा कि वो कुछ ना कुछ जो राहु काम करवाना चाहता है वो जातक कर देता है, अचानक करने लगता है। क्योंकि राहु उसको सोचने की ऐसा मजबूर कर देगा, इतना भ्रमित कर देगा, और अपने पैर ना होने के कारण वो जातक को ही प्रवोक करेगा कि तुम ये काम करो। तो राहु इस तरीके से काम करता है। और इसके बहुत से कारकत्व तो अभी गिनाने लगे तो काफी टाइम लगेगा। तो मेन जो हमने ये बताया है कि राहु और केतु क्या होते हैं। अब इनकी उच्च और नीच राशियों के बारे में काफी लोग, विद्वानों के हमारे मत अलग अलग हैं। कुछ कहते हैं कि मिथुन राशि में उच्च का होता है, धनु राशि में नीच का होता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये वृषभ में उच्च का होता है, वृश्चिक में नीच का होता है। इस तरीके से थोड़े से अलग अलग विचार हैं। ये कुछ रोग जैसे देता है, बालों का झड़ना, पेट की बीमारी, उदर की बीमारी, बवासीर, पागलपन, नाखूनों का टूटना, है ना, और कुष्ठ रोग, इन्फेक्शन, नींद ना आना, ये इस तरीके के ये रोग राहु देता है। और ये कई ग्रहों के साथ मिलकर के जैसा ग्रह होता है उसी के हिसाब से काम भी करने लगता है। जैसे राहु अगर मंगल के साथ में मिल जाएगा तो ये अंगारक योग बना देगा, और उसको प्रवोक कर देगा। मंगल में ऊर्जा होती है तो मंगल की ऊर्जा को और ज्यादा प्रवोक कर देगा। अगर इसकी तिथि अगर गुरु के साथ में हो गई तो ये गुरु चंडाल योग बनाता है, लेकिन जातक की आयु जो है वो लंबी कर देता है। और राहु ध्वनि तरंगों के ऊपर इसका अधिकार है। तो जो आजकल जितना भी दूर संचार है, जो हम ये जो पढ़ रहे हैं, दूर बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, जो भी संचार व्यवस्था है, इसका कारक राहु ही है। राहु के द्वारा ही जितने भी इंटरनेट है, मल्टीमीडिया है, जो भी हम लोग कर रहे हैं आज के जमाने में, ये सब राहु की वजह से ही कर रहे हैं। तो ये मैडम थोड़ा सा राहु और केतु के बारे में हमने बताया।
हाँ जी, आपने तो बहुत अच्छा बताया। आप कह रहे थे क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छे से, और जो कहानी सुनाई, एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका। ये है। चलिए, धन्यवाद आपको। इसके बाद कौन बोल रहे हैं? हाँ, रजनी जी बोलेंगी इसके बाद बुद्ध पे। रजनी, नमस्कार। नमस्कार। अ, आपका फिर टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा इसको अभी घुमा लीजिए आप। हाँ। मेरा नाम रजनी पयाल है और मैं एक आईकाएस की प्रवीण छात्रा, द्वितीय की छात्रा हूँ। मैं आज बुध पे बोलना चाहूंगी। बुध है, बुध को 30 भाव चक्र को 30 डिग्री के 12 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को एक राशि का नाम दिया जाता है और एक राशि 2.25 नक्षत्रों के मान अथवा 9 चरणों के मान तक विस्तृत होती है। 60 से 90 अंश तक मिथुन और 150 से 180 तक अंश तक राशि कन्या होती है और इन राशि का स्वामी ग्रह बुध है। काल पुरुष की कुंडली में मिथुन तृतीय भाव एवं कन्या राशि अधिपत्य छठा भाव है। बुध यदि गुरु ग्रह से युति करता है तो शुभ माना जाता है और जब पाप ग्रह से युति करता है तो अशुभ होता है। बुध हास्य विनोद और शौक का शौकीन होता है। उसके पास विविध विषयों से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं होती हैं। वह प्रतिभाशाली होता है। आकाशीय ग्रहों में वह राजकुमार है। वह गठन में भूमि तत्व माना जाता है। वह मितव्ययी, पतला, हरे रंग का वर्ण का, व्यापारिक गतिविधियों वाला, जनता की बात बोलने वाला, ठंडा और ऊंचाई अधीर होता है। वह कॉमर्स, व्यापार, चर्च, स्कूल, खेल का मैदान, पार्क, जुआ घर का प्रतिनिधित्व करता है और बर्बादी नुकसान करके वह खुश होता है। पुराणों में कथा कही जाती है कि चंद्रमा शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाते हैं और उसे गुरु पत्नी तारा से प्रेम हो जाता है और उनके संबंध से बुध की उत्पत्ति होती है। इस बात को लेकर चंद्रमा और गुरु में भयंकर युद्ध होता है और वह युद्ध देवताओं के हस्तक्षेप से समाप्त होता है। देवगुरु ने अपनी पत्नी तारा को और चंद्रमा को क्षमा कर दिया और बुध को अपने सौतेले पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। और वह बुध को संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान भी बुध को देते हैं। बुध में जहाँ अपने पिता चंद्रमा की तरह सुंदरता है, वही ज्ञान में अपने पिता से प्राप्त ज्ञान के स्वरूप वह ज्ञानी भी है। गुरु में हमें सोच की ऊंचाई देता है, बुध उसे ज्ञान को कागज में उतार देता है। इसलिए बुध छपाई और लेखन आधुनिक युग में टीवी और इंटरनेट का भी माध्यम है। वह माध्यम जिसके द्वारा ज्ञान और सूचना का प्रसार और प्रचार हो, बुध है। बुध के उसमें आता है, वो तृतीय भाव मिथुन में कहलाता है। बुध के अधीन आता है। बुध प्रधान व्यक्तियों की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती है। हंसना और हंसाना उन्हें पसंद होता है। बच्चों जैसे उनका स्वभाव होता है। भाषा पर उनकी पकड़ अच्छी होती है। बुध अपने कलम से तलवार की तरह हर लड़ाई को आगे क्रांति की तरह लड़ता है। मिथुन और कन्या राशि दोनों पर इसका आधिपत्य होता है। नक्षत्रों में बुध अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामी होता है। बुध की उच्चतम राशि कन्या राशि है। ग्रही अधिपत्य अथवा ग्रही संचालन में बुध को वाणी कहा गया है और उसे ग्रही मंत्रालय मंत्री पद को, और बुध का ग्रही देवता भगवान महाविष्णु है। व्यंजन और स्वरों में बुध मूर्धन्य या टा वर्ग टा डा डा ढा व्यंजन आते हैं। बुध कन्या में 15 डिग्री उच्च और मीन में 15 डिग्री नीच के होते हैं और 15 से 20 कन्या में मूल त्रिकोण और कन्या में 20 से 30 स्वग्रही होता है। बुध सौर मंडल में सबसे छोटा और सूर्य के निकटतम ग्रह है, जो कि सूर्य से 14 डिग्री मार्गी गति में निकट होने पर अस्त और 12 डिग्री वक्री गति में अस्त हो जाता है। बुध को नापुंसक ग्रह भी कहा जाता है और उसकी दिशा उत्तर मानी जाती है। खगोलीय दृष्टि से बुध ग्रह के खगोलीय दृष्टि से बुध एक हरा रंग का ग्रह कहलाया जाता है और बुध के द्वारा शासित वस्तुएं हैं हरा चना, पन्ना, शीशा, तिलहन, खाद्य तिल, सिक्को, एलाय और पीतल है। वह कई अन्य वस्तुओं का भी प्रतीक है। जैसे रिश्तों में वह मामा, नाना, परनाना, दादी, चाचा, ताऊ कहा जाता है। शरीर के अंगों में उसका अधिपत्य होता है मस्तिष्क, जीवा, स्नायु तंत्र, कंठ ग्रंथि तथा त्वचा, गर्दन और वाक शक्ति है। द्वि स्वभाव राशि है ये। इसकी कन्या पृथ्वी तत्व है और मिथुन वायु उसका तत्व है। मिथुन में भुजाएं, छाती का ऊपर का हिस्सा, कंधे आते हैं। कन्या में उसका आता है कमर, कूला, बस्ती के ऊपर का भाग, नाभि के नीचे का हिस्सा। बुध का जो कारक भाव होते हैं चतुर्थ भाव, द्वितीय भाव, षष्ठ भाव और दशम भाव कहे जाते हैं। वाक शक्ति, शिक्षा, भाषा,
पटु, ज्ञान अर्जन, शिक्षा, स्वकुटुंबी व्यक्ति माता की तरफ से जन्म, बुद्धिमती, मेडिकल, ज्ञान, व्यवसाय, लेखन, प्रकाशन, दूरभाषा, डाक, व्यापार, राजनीति में मध्यवर्ती व्यक्ति का अभिनय, नृत्य, नाटक, वस्तु का मिश्रण, पत्ते वाले पेड़, ये सब बुद्ध के कारक कहे जाते हैं और इन पे इनका आधिपत्य होता है। ये वैश्य जाति का है, बुद्ध शरद ऋतु कहलाती है। इसके दान वगैरह के लिए मूंग दाल का प्रयोग किया जाता है और बुद्ध की दशा 17 वर्ष की होती है। इसका परिभ्रमण 49 डे का होता है और बुद्ध की वजह से गैस की बीमारी वगैरह होती है। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने बताया, क्या बहुत अच्छा एक्सप्लेन बहुत किया। अच्छा। हाँ जी, अब और कौन आ रहे हैं बोलने? आमेश जी, आमेश जी आप बोलेंगे? गणपति मैम। हाँ जी, हाँ बताइए। मैम मेरा टॉपिक है शनिदेव। शनिदेव, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ। मैम, ओम सन सनचाय नमः, यह शनिदेव का प्रभावी मंत्र है। शनिदेव छाया व सूर्य के पुत्र हैं और क्योंकि शनिदेव छाया के पुत्र हैं, इसलिए मान्यता यह है कि शनिदेव का जो कॉम्प्लेक्शन है, त्वचा का रंग है, वो डार्क है। और शनिदेव की जो त्वचा का रंग डार्क है, इसलिए जो है शनिदेव के पिता सूर्य उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाए और शनिदेव और उनके पिता सूर्य का विरोधाभास है। अब क्योंकि शनिदेव और उनके पिता सूर्य का विरोधाभास है, यही कारण है कि जब भी किसी जातक की कुंडली में शनि और सन कंजक्शन में होते हैं तो वहां पर उसके परिणाम अच्छे नहीं पाए जाते हैं। तो मीनिंग ये हुआ कि शनि और सन की जो युति है वो शुभ नहीं है, क्योंकि शनि और सूर्य एक दूसरे के क्या हैं? विरोधाभास है। यही कारण क्योंकि भगवान सूर्य ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था, तो यही कारण है कि शनि का जो स्वभाव है वो क्रूर है और इसीलिए हम उन्हें क्रूर मानते हैं। और शनिदेव को क्योंकि अपने पिता से न्याय नहीं मिला, इसीलिए शनिदेव जो है न्याय के लिए तरसते रहे। और मेरा मानना यह है कि शायद शनिदेव को इसीलिए हम न्याय का देवता कहते हैं, क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिला था और शनिदेव चाहते होंगे कि न्याय मिलना चाहिए। तो मेरी दृष्टि में मेरा यह अपना मत है कि शायद शनिदेव जो है इसीलिए न्याय के देवता कहलाए जाते हैं। शनिदेव मानव को उनके कर्मों के अनुसार फल देना जानते हैं। तो शनिदेव जो है जातक को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनिदेव को मेरा मत यही है, इसीलिए शायद शनिदेव को हम लोग न्याय का देवता कहते हैं। क्योंकि शनिदेव जो है और शनिदेव की जो गति है वो और ग्रह की तुलना में धीमी है। शनिदेव किसी भी एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। अब क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो शायद शनिदेव को इसीलिए लंगड़ा ग्रह भी कहते हैं। तो शनिदेव को क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि शनिदेव को शायद इसीलिए लंगड़ा ग्रह कहते हैं। वैसे क्लासिक्स बुक्स में हमने यही पढ़ा है कि शनिदेव लंगड़ा ग्रह है। तो शनिदेव लंगड़ा ग्रह क्यों है, इसकी रीजनिंग तो मैंने यही निकाली है, क्योंकि वो एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, धीमी गति करते हैं, तो शायद इसीलिए शनिदेव को हम लोग लंगड़ा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगर हम शनि की और व्याख्या करें तो शनिदेव का जो लुक वाइज है, शनिदेव के सख्त बाल हैं, इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बड़े बड़े हैं, शरीर का रंग काला है, गहरा रंग है, अशुभ ग्रह है या क्रूर ग्रह है, अड़ियल है, प्रचंड स्वभाव वाले हैं। शनिदेव की गति मंद है। शनिदेव को निम्न वर्ग का सूचक ग्रह भी माना जाता है। वर्णों में शनिदेव को हम शूद्र की पदवी देते हैं। तो वर्ण शनिदेव का शूद्र है। अगर हम इनकी लिंग की बात करें तो इनका लिंग नपुंसक है। ये पश्चिम दिशा में बली हैं और क्योंकि शनिदेव स्लो चलते हैं, धीमी गति से चलते हैं, इसीलिए इनका संबंध जो है मंद गति से चलते हैं और चलते हैं हम अपनी टांगों से।
तो इसीलिए शायद शनिदेव का संबंध हम पैरों से कनेक्ट करते हैं। तो शनिदेव का संबंध जो है पैरों से होता है। शनिदेव का जो कारकत्व है वो इस प्रकार है। मीनिंग ये है कि शनि का हम, इसका मतलब ये हुआ कि शनि का हम किन विषयों से विचार करते हैं। तो शनि के कारकत्व इस प्रकार है। शनिदेव में मुख्य बात यह है कि शनिदेव एक सबसे बड़े ग्रह हैं आलस्य के। तो जो शनि प्रभावी व्यक्ति होता है वो आलस्य में कहीं ना कहीं में आलस होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो आलस्य देते हैं। शनिदेव विलंब से काम कराते हैं। शनिदेव वाले व्यक्ति जिन पे शनिदेव की छवि ज्यादा है, जिनके लग्न में शनिदेव का प्रभाव ज्यादा है, उनके काम विलंब से होते हैं। उनके कामों में अक्सर रुकावटें आती हैं, विरोध होता है, दुख का भी कहीं ना कहीं छिटा रहता है। शनिदेव नौकर सेवक के कारक है। शनिदेव क्योंकि धीमी गति से चलते हैं, इसीलिए शनिदेव लंगड़ापन के भी कारक हैं। बुरे विचार, नसों के कारक हैं। भैंस, बकरा, गधा, खच्चर और दुष्ट से मित्रता भी करते हैं ये लोग। शनिदेव की खास, जिन पे शनि का प्रभाव, जिनके जीवन में शनि का प्रभाव ज्यादा है, वो दूसरे कुल की विद्या को सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। शनिदेव क्रोधी, शनिदेव जिन पे शनि का प्रभाव ज्यादा होता है वो व्यक्ति क्रोधी भी होते हैं। एक मुख्य बात यह है कि जिन जातक की कुंडली में शनिदेव का प्रभाव ज्यादा है लग्न पर, वो हार्ड वर्कर ज्यादा होते हैं। इनसे जो है चोरी का विचार भी शनिदेव से ही होता है, कुत्ते का विचार। शनिदेव निम्न वर्ग का सूचक भी है, वर्णों में शूद्र की पदवी है, घर में नौकर, दास, अड़ियल स्वभाव, प्रचंड स्वभाव, नैतिक पतन का घोतक है। अगर हम रोगों की बात करें तो शनिदेव रोगों से कनेक्टेड है। मांसपेशियों में दर्द, दांत मींस दांत दर्द, जोड़ों का दर्द, मिर्गी, अल्सर, पैरों में दर्द इत्यादि। शनिदेव अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जो शनि ग्रह है वो हमारा सिलिकॉन और मेटल से निर्मित है। तो शनिदेव जो है, जो पदार्थ से कनेक्टेड है, वो है लोहा, कोयला, काले तिल, उड़द, जूता, चप्पल, काला चना, जौ, और ये तेल का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अगर हम ये बात करें कि शनिदेव का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जिस जातक की कुंडली में शनि ग्रह लग्न भाव में हो या लग्न भाव पे शनि ग्रह का प्रभाव ज्यादा हो, तो ऐसे जातक आलसी होते हैं। जातक के जीवन के मुख्य कार्य धीमी गति से होते हैं। ऐसा जातक हार्ड वर्कर बहुत होता है, परंतु ऐसे जातक के हार्ड वर्कर जरूर होता है, लेकिन ऐसे जातक के कार्य सभी पूरे हो जाते हैं। शनि के प्रभाव के कारण जातक कर्मठ बनता है, कर्मशील होता है, न्यायप्रिय होता है। इसका सीधा लाभ जातक को मिलता है। शनि की कृपा से जातक अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, चाहे थोड़ी देर से करे, परंतु सफलता प्राप्त करने में जातक को समय लगता है। शनि एक न्यायप्रिय है और जातक जैसा कार्य करता है उसको उसी के अनुरूप फल देते हैं शनिदेव। लेकिन स्थापित होने के कारण शनि की दृष्टि जिन पर पड़ती है, जिन घरों पर पड़ती है, वो शनिदेव कुंडली में किसी भी जातक की कुंडली में शनिदेव की जहां जहां दृष्टि पड़ती है वहां वहां वो उसको कष्ट देते हैं, क्योंकि शनिदेव को शाप मिला हुआ था दृष्टि का। इसी कारण हम शनिदेव की छवि को, जो दृष्टि है, उसे हम क्रूर मानते हैं। शनिदेव को दो राशियों का अधिपत्य प्राप्त है, मकर और कुंभ, अर्थात शनिदेव मकर राशि के और कुंभ राशि का अधिपत्य है। शनिदेव की उच्च राशि है तुला, शनिदेव की निम्न राशि है मेष। शनि ग्रह के जो नक्षत्र हैं वो है पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद। शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7, 10। और मैम अंत में मैं एक बात कहूंगा
कि जिनका जिस जातक की कुंडली में लगन पर शनिदेव का प्रभाव अधिक है, उन लोगों के काम स्लो होते हैं, उनके काम पेंडिंग जाते हैं। शनिदेव बहुत हार्ड वर्कर बना देता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर बना देता है, परंतु उसका एक ऑटोमेटिक एक फल ये मिलता है कि जातक जो है हार्ड वर्कर होने से जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाता है, मतलब एस प्लेयर बन जाता है वो, कि जिनके जातक में शनि का प्रभाव है। काम स्लो जरूर होते हैं, काम पेंडिंग जाते हैं मैम, काम पेंडिंग जाते हैं, लेकिन हार्ड वर्कर होने से हार्ड वर्कर इतना होता है कि बहुत ज्यादा, लेकिन उन्हें सफलता बहुत मिलती है। ये मेरा अनुभव भी है। थैंक यू। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया अमेश जी आपने। शनि डिले करते हैं, डिनाई नहीं करते, कभी भी काम जरूर करवाते हैं, हीरे की तरह तराश देते हैं, इसीलिए तो इनको कर्म कहा गया है ना, कर्म के देवता। तो वो हीरे की तरह तराश देते हैं अपने को। कभी भी शनिदेव जब अपने को देते हैं चीज, जब अपन ये कह देते हैं छोड़ो अब तो जरूरत ही नहीं है, थक गए अब तो ये सोच सोच के। चलिए मंजू जी आप बताइए किस पे बोल रहे हैं आप? मंजू भारद्वाज जी। जय गणपति मैम। जय गणपति की। हाँ, कौन सा सब्जेक्ट है आपका? कौन सा प्लेनेट है? शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र। हाँ जी। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है शुक्र ग्रह। सौर मंडल का एक सबसे गर्म ग्रह है, और क्योंकि ये सूर्य के निकट है दूसरे नंबर पर। ठीक है, इसका व्यास 1292 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 650 किलोमीटर कम है। ठीक है, ये आकाश का सबसे चमकीला ग्रह है, और इसका जो कलर रंग है वो चमकीला सफेद गुलाबी है। इसकी दिशा दक्षिण पूर्वी, और नक्षत्र इसका भरणी, पूर्वा फागुनी, पूर्वाषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र के अंतर्गत आता है। गूलर के पेड़ का संबंध इस ग्रह से है। शरीर के अंग में बाल, नेत्र, जननांग, वीर और शुक्र का प्रभाव देखा जाता है। इसका लिंग स्त्री है, और इसका वर्ण जो है ब्राह्मण है। रत्न में हीरा और ओपल इसके रत्न के अंतर्गत आते हैं, शुक्र के अंतर्गत आते हैं। अधिपति शुक्र प्रेम, विवाह, ऐश्वर्य, नृत्य का अधिपति इसे प्राप्त है। रोग गठिया संबंधी रोग, दृष्टि कमजोर होना, सूंघने की क्षमता कमजोर होना, लिकोरिया आदि रोग होते हैं। तत्व ये जली तत्व की राशि है। शुक्र ग्रह का महत्व, इसे शुभ ग्रह माना गया है। इसके प्रभाव से जातक को भौतिक, शारीरिक और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए शुक्र को भौतिक विलासता और फैशन डिजाइनिंग, पार्लर आदि से संबंधित कारक ग्रह माना गया है। शुक्र का मीन राशि में 27 डिग्री पर उच्च के, कन्या राशि में 27 डिग्री पर निम्न के होती है। शुक्र को वैदिक ज्योतिष में प्रेम और सुख का कारक माना गया। बुध व शनि इसके मित्र ग्रह हैं। शुक्र का गोचर 23 दिन का होता है, यानी कि शुक्र एक राशि में 23 दिन रहते। शुक्र का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव, यदि लग्न में शुक्र विराजमान है तो जातक रंग रूप में बहुत सुंदर, आकर्षक होता है। ऐसे जातक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जातक स्वभाव से मृदभाषी होता है। लग्न में शुक्र का होना जातक को कला क्षेत्र में निपुण बनाता है। हिंदू पुराण में शुक्र को दैत्य के गुरु कहा गया है। इनका नाम शुक्राचार्य है, जिन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान था। वो शिव के परम भक्त थे। शुक्र का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। इसके उपाय है महिलाओं का सम्मान करना, हीरा या ओपल धारण करना, और इनके देवता है परशुराम या देवी लक्ष्मी की आराधना करना। और इसकी राशि है वृषभ और तुला। हो गया मैम? हाँ जी, हाँ वो मेरा म्यूट था, मैं बोल तो रही थी। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा प्रयास किया, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। देखिए P1 में कल मैं प्लेनेट के बारे में ही पढ़ा रही थी, और आज आप सब लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। और कोई और है P2 वाले जिनको कुछ सब्जेक्ट दिया है गुरुजी ने और बोलना है? बताइए, कोई है? कविता जी नहीं है शायद, है ना? और कोई बोलना चाह रहे हैं? बताइए।
रमेश जी और मेरा कैमरा बंद नहीं हो रहा है, क्या कैमरा बंद नहीं हो रहा मेरा। हो जाएगा एक कर मिनट। लो। कोई बात नहीं। हाँ जी, और कोई है क्या, कोई बोलना चाह रहे हैं, या कोई ये लोग भी बोल सकते हैं, P1 वाले कोई बोलना चाह रहे हैं, बताइए। P1 की कोई बोलना चाह रहे हैं कुछ, बहुत अच्छा मौका है, बोलिए। इस पे मैम, हाँ जी, किस पे बोलना है मैम? मैं 2 मिनट के लिए उठ गई थी क्योंकि हाँ, कुछ भी बोलना चाह रहे हैं, अगर आप किसी प्लेनेट पे बोलना चाह रहे हैं, कल जैसे अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था, तो बोल सकते हैं, या आपको कुछ क्वेरीज हैं जो इन्होंने बोला है उस पे, या आपको और कुछ पूछना है। तो देवयानी आप हो, देवयानी मैम आप हैं, देवयानी जी आप हैं, नहीं है, चली गई शायद। चलिए आप बताइए, आप लोग को P1 वाले कुछ बोलना चाह रहे हैं, कोई कुछ बोलना चाहता है क्या प्लेनेट पे, तो आप बताइए। अभी आपके सामने P2 वालों ने बोला है, और आप लोग को कैसा लगा प्रेजेंटेशन, ऐसी आप लोग को भी तैयार करना है और आप लोगों को भी बोलना है। मैम बहुत अच्छा लगा। प्रेजेंटेशन मुझे तो एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ हाँ हाँ, अ, पूछिए। ये एक मिनट केतु के बारे में इन्हें बताया है। एक मिनट पहले अपना नाम बोल दीजिए, और अगर कर सकते हैं तो अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, नहीं है तो बस नाम बोल दीजिए। हाँ, और हाँ इससे जी, पहले कोई और बोल रहे थे, वो कौन बोल रहे थे, वो भी अभी आपका भी नंबर आएगा। हाँ जी, बोलिए शैलजा जी, आप हाँ बोल रहे जी, हो। हाँ, हाँ जी, मेरा नाम श्वेता व्यास है, मैं भोपाल से अच्छा हूँ। अच्छा, श्वेता जी, हाँ बताइए। मुझे एक क्वेश्चन, हाँ मुझे एक प्रश्न है। इन्होंने केतु के बारे में बताया कि केतु तनाव, ओवर थिंकिंग, ये सब चीजें जातक में लाता है। तो इनका उपाय क्या है? हम क्या उपाय कर सकते हैं कि वो ऐसा अपना दुष्प्रभाव ना डाले जातक पे, ठीक या है, कम हाँ कर जी, सकते हैं? ठीक है, वेद प्रकाश जी आप आंसर दीजिए, दे पाएंगे आप, बताइए। जी जी। केतु, देखिए, केतु का एक है कुत्ता। यदि आप कुत्ते को खिलाएं, रोटी खिलाएं, खासतौर से काले कुत्ते को, है ना, तो वो अच्छे परिणाम में बदल देता है। केतु का एक कारक कुत्ता ओके, माना जाता है। मेनली अगर ओके, कुत्ते को रोटी वोटी खिलाया जाए तो वो अच्छा करेगा। हाँ जी, श्वेता जी, आपको धन्यवाद। समझ आया। देखिए, जी, जी, आपको मैं बताऊं, केतु का सबसे अच्छा उपाय है, केतु है धर्म ध्वजा, ठीक है, जी, और केतु गणेश जी का प्रतीक है, तो गणेश जी के मंदिर में ध्वजा चढ़ानी, ध्वजा जैसे ऐसी चढ़ानी चाहिए जो फहराए, जैसे ऐसे ध्वजा फहराती है, अपन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती हैं, और ध्वजा फहराते फहराते वो राइज करता जाता है, वो जाता है, ठीक है। जी, सेकंड है, आपको पता होगा कि ये साल, ये थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी जानते होंगे, तो ये साल किसका है, 7 नंबर किसका है, केतु केतु का। का। केतु का, ये केतु का साल है। केतु के लिए राहु, केतु और शनि, इनके उपाय सूर्य की रोशनी में इफेक्टिव नहीं होते हैं। आफ्टर सनसेट आप, और दही में केतु का वास माना जाए, खट्टी चीज में, दही में, है ना। तो जैसे एक उदाहरण है, चंद्रमा और केतु, चंद्रमा दूध और केतु खट्टापन, ठीक है। तो अगर चंद्रमा और केतु है तो यह है, या तो आप मान के चलिए कि हाँ चंद्रमा और केतु है, चंद्रमा और केतु है, और उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरा, सेकंड, आपको चंद्रमा और केतु है, दूध है और खटाई है, फट गया, उसका पनीर बनाइए और उसको एक्सेप्ट करिए, पनीर को यूज करिए। ये एक बता रही हूं मैं आपको एक्सप्लेन करके। तो जो है उसको पॉजिटिव वे में लेना है अपने को। और केतु धर्म ध्वजा है, केतु गणेश जी हैं, केतु डॉग है, डॉग्स की सेवा, मल्टी कलर डॉग, केतु चितकबरे हैं, मल्टी कलर डॉग को शाम के समय दही एंड रोटी 16 डेज तक कंटिन्यू खिलाने से अपने को केतु के प्रभाव, 16 डेज क्यों बोला मैंने, 6 एंड 1, ठीक है। हाँ, शनि के लिए अपन ब्लैक डॉग, और केतु के लिए मल्टी कलर डॉग और आफ्टर सनसेट, और दही, मैम ये भी तो कहा
कोड़ियों के आश्रम में जाके मूंग की दाल दान करने से भी केतु का प्रभाव खत्म होता है। बहुत उदाहरण है, कोड़ियों की सेवा करो, है ना। अब तो मूंग की गणेश जी दाल पे तो सपोज हाँ, गणेश जी पे वो बस वही है मेन। गणेश जी देखिए, केतु को 3 चीजों से कनेक्ट करिए, गणेश जी के साथ ध्वजा और डॉग और मल्टी कलर डॉग और आफ्टर सनसेट, ये उपाय है। बाकी उपाय बहुत है, दही को डबले में रख के खट्टा करके खाइए, वो भी हैं, वो उपाय बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मेन जो है वो मैंने बताया आपको, केतु को ठीक कर। ठीक है, और कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? मैडम यदि मैं अनिल पाठक बोल रहा हूँ ग्वालियर से। हम्म, हेलो। हाँ जी, हाँ ये बोलिए, बुद्ध आप यदि क्या बता रही है? ये बुद्ध को बलवान करने के लिए क्या करना चाहिए? कौन बताया? बुद्ध पे किसने बोला था? रजनी जी ने। बताइए रजनी जी, बुद्ध को बलवान करने के लिए क्या करेंगे? बुद्ध का मंत्र होता है, वैदिक मंत्र है उनका, बुद्ध हम्म, का। हम्म, और आप बुद्ध के लिए पन्ना पहन सकते हो। हम्म, बुद्ध के लिए आप मूंग की दाल का दान कर सकते हो। आप गणेश जी पर बुधवार के दिन हरी धूप चढ़ा सकते हैं, उससे उससे भी बुद्ध की दशा में अंतर में मतलब प्रत्यदशा में थोड़ा आराम मिलता है। या फिर बुद्ध के साथ जो ग्रह हो उसको सपोर्ट करने वाला, उसको भी बढ़ा सकते हो। बुद्ध के साथ मंगल अगर अच्छा करना हो तो आप उसको भी इम्प्रूव, मतलब उसका स्टेनलेस स्टील का छल्ला सबसे छोटी वाली उंगली में, लाल किताब में कहा गया छोटी उंगली में अगर स्टेनलेस स्टील का छल्ला पहना जाए बुधवार के दिन, तो भी वो आपके उसको अफेक्ट करता है और आपको बुद्ध की में चंचलता को थोड़ा एक तरह से कमांड करता है। अब ये देखा जाएगा कि जन्म पत्री में बुद्ध किस स्थिति में बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कभी पॉजिटिव को दान देने से भी नेगेटिव हो जाता है वो। बुद्ध अब ये कुंडली टू कुंडली उपाय जो होते हैं ना, अनिल कुमार जी आपने पूछा, कुंडली टू कुंडली वेरी करते हैं हर कुंडली के। लेकिन अभी रजनी जी ने बुद्ध का शायद जेंडर बोला था रजनी जी आपने। हाँ जी मैम, नापुंसलिंग है, इसका मतलब है वो जिस ग्रह के साथ बैठता है वो वैसे ही बन जाता है। अगर वो तो कोमल ग्रह है आपको तो कोमल बुद्ध बन को जाता है। स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रीन कलर है, हरी इलायची यूज करिए, डोनेट करिए, और सबसे बढ़िया किन्नर को खुश करिए, उनको डोनेट करिए कुछ। हरी चूड़ियां, हरी साड़ी, आपने उसको अभी नपुंसक ग्रह बोला ना, तो उसके लिए अपने को किन्नर को कुछ डोनेट करना है बुधवार को। ये बुद्ध का सबसे अच्छा उपाय होता है। ठीक है अनिल कुमार जी, आपको समझ आ गया उपाय? अभी आप लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हर क्लास, मेरे से लास्ट टाइम P1 में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम उपाय बताइए। मैंने कहा हर क्लास में उपाय होता है, हर क्लास में रेमेडीज बताई जाती है, लेकिन आप लोग बस समझिए उसको तो समझ आ जाती है। बोलते बोलते निकल जाती है क्योंकि आदत पड़ी हुई है, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर के लिए रेमेडीज बहुत जरूरी होती है। एज इट इज कोई नहीं हो, बस जैसे आपको कोई कुंडली दिखाएगा उनका ये रहेगा कि ठीक कैसे करें, उपाय क्या करें, तो वो उपाय आप लोग के लिए नहीं बहुत मैडम, जरूरी है। आज आज का जो सेशन रहा बहुत बढ़िया रहा और हाँ बहुत जी, अच्छी जानकारी रही। कल आपके कौन द्वारा बोल रहे पढ़ाया हैं? गया और आज मैं अनिल पाठक बोल रहा हूँ ग्वालियर से। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ चलिए, आज जो आपको पसंद आया। हाँ, कल आपने पढ़ाया था और आज उसके बारे में एक एक लोगों ने उसका प्रेजेंटेशन दिया, तो बहुत अच्छा लगा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा ना। लगा। बस बहुत अच्छा ऐसे लगा ही और अपन लोग, हाँ ऐसे ही अपन लोग एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, ना कि दिमाग पे बोझ लेके पढ़ेंगे कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं। एंजॉय लेके कि हाँ ये इनकी उच्च, ये क्यों उच्च है, तो उच्च राशि है, कितने डिग्री पर उच्च का होता है, ये सब एक अच्छे से एंजॉय करते हुए अपन लोग आगे बढ़ते जाएंगे और इस सफर को तय करेंगे, जो आप लोग सब एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा आप लोग को कि कैसे आप लोग एस्ट्रोलॉजर बन गए, और 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप इतने बढ़िया कुंडली देखते हैं। बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कि हमारे पढ़ाए स्टूडेंट इतने बढ़िया बोलते हैं, हमसे भी अच्छा बोलने लगते हैं, है ना, क्योंकि आप उसमें हम लोग का पढ़ाया हुआ और आप लोग अपना भी ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो और कुछ किसी को पूछना है, किसी को कहना है? P1 वाले बताइए, जो भी स्टूडेंट्स हैं, कि आप लोग को जो अपन ने कहा था P2 में एक एक 2 लाइनें बोलती हूँ। P2 वाले बताइए कुछ। हाँ जी सिल्की जी बोलिए, बोलिए सिल्की जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? गणपति जी मैम।
मैम हाँ जी। मेरी क्लास मिस हो गई थी तो मुझे है ना उसका समझ में नहीं आया, बट आज की क्लास में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा, मुझे पूछना था, मुझे पंचांग जो है वो हमें कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि देवी दयाल की भी आती है और दूसरों की भी आती है। ये निर्णय सागर है ना नीमच वालों का, वो गुरुजी के पास मिलता है, मैं उन्हीं से लेके आई हूँ। अच्छा अच्छा। पंचांग तो बहुत है, लेकिन गुरुजी ये मुझे अच्छा लगा, गुरुजी भी यही कहते हैं। और निर्णय सागर है, ये गुरुजी के पास है पंचांग, और अगर आप चाहते हैं तो आप कहीं और से भी ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि गुरुजी से ही लेना है, लेकिन उनके पास ये रहते हैं, इसीलिए आपको बोल रही हूँ। ठीक है। हाँ जी। तो मैम और वीडियो अच्छा वीडियो हो सकता है? हाँ जी, आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी मैम, मैं पूछ रही थी जो कल जैसे मेरी क्लास मिस हो गई थी और जो आज का वीडियो है क्लास का, तो ये मिल सकता है? बिल्कुल, सारे वीडियो मिलते हैं, सारे वीडियो मिलते हैं। कोशिश करिए, क्लास मिस मत करिए, क्योंकि वीडियो में और क्लास में बहुत अंतर होता है। क्लास में आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, है ना। कोशिश करिए, अगर आप क्लास भी लेते रहेंगे, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा पढ़ाई में। हाँ जी, मनीषा जी बताइए। मैम मेरी भी कल क्लास मिस हो गई थी, मुझे भी वो कोई आप बात नहीं, मैंने जो पढ़ाया था वो आज आप लोग को सारा बता दिया गया। मैंने प्लैनेट्स के बारे में बताया था, एक एक प्लैनेट्स को एक्सप्लेन किया था, और आज उसको इन लोगों ने P2 के स्टूडेंट्स ने और अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। आप वीडियो भी देख सकते हैं, और वैसे आपने आज की क्लास ली होगी तो एक्सप्लेन हो गया होगा, है ना। तो ठीक है। हाँ जी, और क्लास कोशिश करिए, क्लास मिस मत करिए। बुक्स आ गई होंगी सबकी, तो बुक्स को पढ़ना शुरू करिए। आवेश जी, एक क्वेश्चन है, उच्चाभिलाषी ग्रह क्या होते हैं? आप P1 वालों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। हेलो। हाँ जी, जी बताइए। मैम, वैसे मैं अभी रेडी तो नहीं हूँ क्योंकि मैंने खुद ही P1 अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन थोड़ा सा जो मुझे समझ आ रहा है मैम, जैसे कि शनि ग्रह की जो उच्च राशि है वो तुला है, और तुला है अगर 7 नंबर पे, अगर कोई ग्रह जो अगर जो शनि ग्रह जो है 6 नंबर की राशि पे होगा, तो आई थिंक वो उच्चाभिलाषी होगा, क्योंकि वो उच्च राशि की तरफ जाने के लिए प्रेरित है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस लाइए आप। ये उच्चाभिलाषी आरोही अवरोही मैंने 5 टाइम्स क्लास में एक्सप्लेन किया होगा, है ना, इसीलिए मैंने पूछा, और आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। और कोई बताएंगे? उच्चाभिलाषी और आरोही, उच्चाभिलाषी और आरोही दोनों एक होते हैं ना, बताइए। और कौन बताएंगे? मंजू जी आप बताइए। और P1 के जो स्टूडेंट्स हैं, इसको सुनिए, ये एक बहुत अच्छा, आप लोग को आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो ये आज आप लोग सुन लीजिए। मंजू जी आप बताइए, उच्चाभिलाषी। अपनी उच्च राशि से ठीक एक राशि पीछे नहीं, उसे ऐसा उच्च नहीं, ये नहीं तो बताया था मैंने। हाँ जो हाँ, थोड़ा सा और बताइए। जो उसकी उच्च राशि है उसकी तरफ जाने वाली राशि को ही जाने तो उच्च वाली, हाँ, बिल्कुल, यानी कि वो अपनी नीच राशि से निकलेगा, है ना। हाँ हाँ, जी हाँ जी। और कौन एक्सप्लेन करेगा उच्चाभिलाषी अच्छे से? हाँ मैडम यदि कोई बताइए। ग्रह यदि कोई ग्रह बैठा हो और वो आगे अपने उच्च की तरफ बढ़ता है तो वो पढ़ता है, उच्च हाँ। अभिलाषी कहलाया जाता है। और ठीक है आरोही? मैम, वैसे हाँ ही कोई हाँ, बिंदु अपने नीच बिंदु को पार करके आगे ग्रह अपना आगे बढ़ता है तो बिल्कुल, वो बस आरोही कहलाता है। आरोही कहलाता है। राशि अपन देखेंगे कि वो हाँ अपनी जी उच्च राशि की ओर, P1 वाले अच्छे से समझिए, उच्च राशि की ओर कोई भी प्लैनेट उच्च राशि, अभी आप लोग ने उच्च राशि नीच राशि नहीं पढ़ी है, तो इसीलिए सिर्फ मैं ये समझा रही हूँ कि उच्च राशि की ओर वो बढ़ रहा है कुंडली में, तो उसको उच्चाभिलाषी कहेंगे। नीच बिंदु से निकल के उच्चतम बिंदु की ओर जा रहा है, अभी उच्च बिंदु भी आप पढ़ेंगे, तो वो आरोही क्रम में। नीचाभिलाषी क्या होता है? इसका ऑपोजिट नीचाभिलाषी हो जाता है। शैलजा जी आप बताएंगे नीचाभिलाषी।
शैलजा जी क्लास में है जी तो जी बताइए। नहीं हाँ। मैं हूँ। तो जैसे हम बोलते हैं कि उच्चाभिलाषी ग्रह होते हैं जो अपनी उच्च की राशि की तरफ बढ़ते हुए ग्रह को हम उच्चाभिलाषी कहते हैं। इसके विपरीत जो है, जो अपनी नीच राशि की तरफ जब ग्रह बढ़ता है तो उसको नीचाभिलाषी कहते हैं। जैसे उदाहरण से अगर हम शनि का ही लें तो जैसे आमेश जी ने बताया कि अगर कन्या में शनि है और वो अपनी उच्च राशि तुला की तरफ बढ़ रहा है तो वो उच्चाभिलाषी हुए। वैसे ही शनि की जो नीच की राशि है वो है मेष, यानी कि 1 नंबर मेष राशि। तो अगर वो मीन राशि में शनि है और वो 1 की तरफ आ रहे हैं तो हम उनको बोलेंगे नीचाभिलाषी। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। उच्चाभिलाषी ग्रह क्या होगा कि इंसान धीरे धीरे उस भाव उच्चता से की तरफ जाएगा। उच्चता की तरफ जाएगा और नीचाभिलाषी में हाँ नीच राशि की तरफ अग्रसर होगा। हाँ ठीक है। आप लोग को समझ आया P1 के जो भी हैं स्टूडेंट्स बताइए, सबको समझ आ गया? उच्चाभिलाषी नीचाभिलाषी ये अपन जब आगे पढ़ेंगे उच्च नीच राशियां पढ़ेंगे, इनके वो पढ़ेंगे, डिग्रीज पढ़ेंगे कि कितने डिग्री पे उच्च का होता है, कितने डिग्री पे नीच का होता है, तो ये सब अपन एक्सप्लेन करेंगे। आज मैंने ऐसे ही मैंने कहा इन लोग का थोड़ा सा P2 वालों का रिवीजन हो जाए तो मैंने पूछ लिया है ना। और अब बताइए और कुछ किसी को पूछना है? लेकिन आप एक बात मैं पूछना चाह रहा था कि कल मैं एक जगह बैठा हुआ था ज्योतिष जी के पास, तो वहां पर एक व्यक्ति आया मीन राशि वाला। उसने कहा कि मीन के अच्छे वो आ गए हैं, दिन आ गए हैं, ऐसा करके वो पंडित जी से बोला। तो पंडित जी ने ये बताया कि जिस घर में शनि बैठता है उस घर पे इफेक्ट नहीं डालता, वो आसपास इफेक्ट करता है। तो मतलब पहले वाले घर पे वो पाँव में रहता है, दूसरे वाले में हृदय पे रहता है, और तीसरी राशि पे वो सिर पे रहता है। तो इस तरीके से वो अभी तुम्हारे को माइंड पे है वो। तो ये जो उच्च शनि की 7.5 एक्सप्लेन की है अनिल जी, शनि के प्रभाव नहीं जी। किए। ये उन्होंने शनि की 7.5 का बताया है कि 3 राशियों में रहता है। जैसे 12th हाउस में आता है, जैसे अब कुंभ में आ गए हैं शनि और अब मीन राशि जी। वालों की 7.5 शुरू हो गई है। 3 राशि 90 डिग्री तक शनि की 7.5 होती है। और इसीलिए उन्होंने जो पंडित जी ने किया है ये उन्होंने शनि की 7.5 एक्सप्लेन की है उस बंदे को कि अभी कुंभ में है, फिर मीन में आएंगे और फिर मेष में आएंगे, लेकिन आइकास में आए हैं। आप लोग पढ़ेंगे कि शनि की 7.5 कैसे शुरू होती है। इसका 45 डिग्री का बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ मैं, शनि की 7.5 जो आप लोग आगे पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ये बस ये है कि ये शनि की 7.5 को आप ये किया है, एक्सप्लेन किया उन्होंने पंडित जी ने, है ना। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, ठीक है। लेकिन अपन क्या होता है जब समझेंगे तब अपन को पता चलेगा कि वो क्या बोल रहे हैं, है ना। जी, तो जी। ऐसे आप लोग कहीं जी। से भी कुछ क्वेरीज आती हैं पूछिए क्लास में, और जो मेरे एक्सपीरियंस है वो भी बताती हूँ, आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइए, जैसे जिससे ये अपन इस सफर में आगे बढ़ते जाएंगे और आप लोग से कुछ सीखेंगे, आपको कुछ सिखाएंगे, ठीक है। मैम इन्होंने जो पूछा ना, इन्होंने ये बोला कि किसी पंडित जी ने बोला कि मीन राशि वालों के अच्छे दिन आ गए हैं। वो देखो, कभी भी किसी ने क्या बोला उस बात को अपने को काटना नहीं चाहिए, है ना। वो मैंने समझ ली इनकी बात की क्या बोला, है ना। लेकिन अगर अपन आज इस प्लेटफॉर्म पे काटे, देखिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छी बात बताती हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। डेली 2 लोगों की तारीफ करिए, वो भी उनके सामने, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आती जाएगी, अंदर आप आत्मा चेंज होता जाएगा आप में। वो मैंने समझ लिया कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उनका क्या हो सकता है। देखिए श्वेता जी, हो सकता है उसकी तुला लग्न हो, है ना। क्या कहा उन्होंने ये तो अपन को पूरी कुंडली देखना पड़ेगा ना, ठीक है। लेकिन ये भी है कि शनि की 7.5 कष्टदायक नहीं, हर एक के लिए कष्टदायक नहीं होती। कई लोगों के अपने अपने आइकास में ही है, वो कहते हैं मैंने जो भी कुछ पाया शनि की 7.5 में ही गेन किया। क्यों? क्योंकि उनकी तुला लग्न है और वृषभ राशि है उनकी,
कहते हैं कुंभ और मीन वालों को भी परेशान कर देते हैं, लेकिन तुला और वृषभ को परेशानी नहीं होती। तो ये अपने को देखना पड़ेगा। पंडित जी गलत नहीं हो सकते, उन्होंने कुछ सोच समझ के बोला होगा। ठीक है, तो वो अपने को ये देखना है कि उन्होंने कुंडली में क्या देखा। आज उनके पास भी कोई आ रहा है तो नॉलेज तो होगी ना उनको। ठीक है, तो हाँ जी, बोलिए श्वेता जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैम नहीं, मैं शैलजा बोल रही हूँ। मेरा एक थोड़ा सा इसी से रिलेटेड सवाल था। हम जैसे शनि की ढैया कैसे देखते हैं? मुझे आप जब चौथे और आठवें भाव में अपने चंद्र में चौथे और आठवें, ओके। हाँ, जी मैम। चौथे और आठवें ये सब पढ़ेंगे आप लोग, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इतना बढ़िया एक्सप्लेन करेंगे शनि की साढ़े साथी कि जिस दिन क्लास लूंगी उसके बाद से आप शनि की साढ़े साथी को कभी नहीं भूलेंगे। सारी क्वेरीज आपकी बिल्कुल ठीक हो मैम जाएंगी। P2 में? हाँ, P2 में ओके। दशा गोचर में, है ना। हाँ, जी। बहुत अच्छा एक्सप्लेन। मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। लास्ट टाइम मेरे को कोरोना हो गया था तो मैं पढ़ा नहीं पा रही थी, मुझे वीकनेस बहुत थी, तो मुझे क्लास लेनी थी। क्योंकि मैं क्लास नहीं लेती तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, और क्योंकि एक वीक में एक तो होती है, फिर 15 दिन। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने शनि की साढ़े साथी उस दिन एक्सप्लेन की, क्योंकि मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ। तो ठीक है, आप लोग को सब एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए, पूरा कोर्स कवर होगा। और क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिना करते हैं। कौन बोलेंगे बताइए? मंजू जी। चलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दुःखभाग् भवेत्। ॐ ओम शान्ति शान्ति शान्ति।